मैं प्रवीण सर सृजल एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं और आज एक बार फिर हम आए हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जो सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होगी और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और पहली वीडियो हमारी ज़रूर आपने देखा होगा, समझा होगा कि बाल मनोविज्ञान की डिफिनीशन क्या है और किसने क्या क्या कहा है। और आज की जो टॉपिक है, हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पे केवल हम बात करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक होगा आज का विकास एवं वृद्धि बाल विकास में। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक होगा विकास एवं वृद्धि। सबसे इसकी बात ये जानते हैं कि वास्तव में विकास और वृद्धि होता क्या है, इसकी डिफिनीशन हम समझना चाहेंगे। तो विकास क्या होता है? तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये ज़रा समझते हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या है। तो विकास जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों ये जानना जरूरी है कि वास्तव में विकास जन्म से प्रारंभ होता है, तो वो जन्म कब होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको क्लियर करना चाहेंगे। जैसे हम लोग मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं, जीव विज्ञान की अगर बात करते हैं और मनोविज्ञान की, तो जीव विज्ञान में दोस्तों क्या है, यहाँ पे हट के हम टॉपिक से बात करें। जीव विज्ञान क्या कहता है कि जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, मतलब बच्चा जिस दिन जन्म ले लिया, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उस दिन से उसका कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत बात करते हैं, तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है तो ज़रा समझते हैं। जिस दिन गर्भधारण होता है, स्त्री का गर्भधारण स्त्री करती है, उसी दिन से बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात समझते हैं, जैसे यहाँ पे स्त्री कोई है और गर्भधारण करती है, जैसे ही गर्भधारण की तो इसके जो ओवम और स्पर्म मिलते हैं जब, तो ये लिक्विड रूप में, तरल रूप में होता है। और जैसे ही यह जुड़कर क्रिया करता है और निषेचन की क्रिया जब प्रारंभ होती है, जैसे ही निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जैसे ही प्रारंभ होती है वहाँ से प्रक्रिया क्या स्टार्ट होती है तो विकास की स्टार्ट होती है। लेकिन बुकों में लिखा क्या जाता है कि विकास जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ज़रा समझिए, आप ये सोचेंगे कि हम तो जीव विज्ञान में पढ़े हैं, तो ये मनोविज्ञान में क्या अलग से परिभाषा बता रहे हैं? तो नहीं, मैं अलग से कोई नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों आप ज़रा समझेंगे, आप खुद से जाइए मनोविज्ञान क्या कहता है। मनोविज्ञान जब विकास नहीं होता तो गर्भ में बच्चा 9 माह का कैसे होता, ज़रा समझिएगा। तो विकास ही है कि जो 9 महीने का बच्चा गर्भ में हो जाता है। तो विकास की प्रक्रिया 0 डेज से स्टार्ट होती है और जीवन पर्यंत चलती है। तो यहाँ से विकास की, लेकिन जैसे ही यह प्रक्रिया, जैसे ही ये जो निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो 12वें से 15वें दिन के बीच क्या स्टार्ट होता है तो अभिवृद्धि, जिसको हम लोग वृद्धि भी कहते हैं, इंग्लिश में हम वृद्धि को भी ग्रोथ कहते हैं और अभिवृद्धि को भी हम ग्रोथ कहते हैं। तो इंग्लिश का शब्द लेते हैं तो अभिवृद्धि और वृद्धि दोनों एक होगी, लेकिन इसका एक डिफिनीशन है कि जब विकास के साथ साथ वृद्धि चलती है तो उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो ये प्राप्त की प्रक्रिया विकास और अभिवृद्धि का हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं हम लोग
अब बात करते हैं विकास पर। तो विकास के बारे में समझ लिया आपने, अभिवृद्धि के भी बारे में समझ लिया। तो इस तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली यह प्रक्रिया है। जबकि अभिवृद्धि गर्भावस्था में 12वें से 15वें दिन से स्टार्ट होकर एक निश्चित समय तक ये चलती है। अर्थात अभिवृद्धि एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, जो 12वें से 15वें दिन से गर्भावस्था से प्रारंभ होकर और 21 वर्ष की अवस्था तक में ये समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये 21 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती है, इसकी अवधि निश्चित होती है। बट विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ओके दोस्तों, एक बार आते हैं हम लोग फिर से विकास और वृद्धि में हम लोग अंतर समझते हैं। विकास का क्षेत्र बृहद होता है, अर्थात विकास जो आपका होता है यह शारीरिक पक्ष से होता है, ठीक है, और ये बृहद क्षेत्र से होता है। और विकास जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं कि विकास कैसे होता है? तो विकास आपका गुणात्मक भी होता है, ठीक है। गुणात्मक कैसे हो सकता है तो समझते हैं। जैसे इसमें क्या होता है आपका, तो शारीरिक विकास होता है, फिर इसके बाद आपका मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास, फिर इसमें आपका संवेगात्मक विकास होता है, फिर इसमें आपका भाषात्मक विकास होता है, इसमें आपका नैतिक विकास होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये विकास जो है आपका गुणात्मक प्रक्रिया होती है, इसको मापा नहीं जा सकता और ये आपके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन अब आगे इसमें देखते हैं वृद्धि अभिवृद्धि में, तो यह आपके 12वें से गर्भ से ही, ये भी गर्भ से स्टार्ट होता है, ये भी, तो ये भी गर्भ से 12वें से 15 दिन में शुरुआत होती है। और यह विकास जो होता है इसको मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। जैसे में भार, ऊंचाई, लंबाई, ठीक है। तो ये अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को माप नहीं सकते हैं। यह एक निश्चित समय, एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक निश्चित समय से शुरुआत होती है। वो निश्चित समय मैंने बताया कि गर्भ में 12वें से 15वें दिन से स्टार्ट होकर जन्म के बाद 21 वर्ष में समाप्त हो जाती है, अर्थात 21 वर्ष तक में समाप्त हो जाती है अभिवृद्धि। तो इस तरह से एक निश्चित समय से स्टार्ट होकर एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। 21 वर्ष बाद अभिवृद्धि समाप्त हो जाती है। अब इसका क्षेत्र व्यापक होता है, मैंने यहाँ पे बताया इसका क्षेत्र व्यापक और बृहद होता है, बट इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता। व्यापक का मतलब क्या है? तो इन सभी क्षेत्रों में विकास होता है, बट वृद्धि केवल शारीरिक रूप से होगी, न कि आपके मानसिक रूप से होगी, न संवेगात्मक, न भाषात्मक, न व्यवहार, न नैतिक। तो इस तरह से विकास अभिवृद्धि जो विकास है व्यापक होगा, लेकिन अभिवृद्धि केवल शारीरिक रूप से होगी, केवल में केवल शारीरिक रूप से अभिवृद्धि होती है। अब यहाँ पे ये समझते हैं जो अभिवृद्धि होती है परिमाणात्मक स्वरूप होता है, अभिवृद्धि का स्वरूप परिमाणात्मक होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये अभिवृद्धि हुआ और ये आपका विकास हुआ। अब अभिवृद्धि है जो विकास में शामिल है, बट विकास अभिवृद्धि में शामिल नहीं है। तो इस तरह से ये विकास और अभिवृद्धि में अंतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अभी जस्ट मिलते हैं दूसरे टॉपिक लेकर। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग विकास के सिद्धांत हैं।
सबसे पहले इसमें सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। इसको हम लोग बोलते हैं एक न रुकने वाली प्रक्रिया, अर्थात विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया अर्थात निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास जन्म से प्रारंभ होकर निरंतर जीवन पर्यंत एक गति से चल रहा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट विकास का सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? तो इसका तात्पर्य ये है कि जैसे दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि दो बच्चे यहाँ पे एक साथ जन्म लिए, ए और बी, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसकी बुद्धि इसके बराबर हो, इसका शारीरिक विकास इसके बराबर हो और इसका मानसिक विकास इसके बराबर हो, इसकी लंबाई इसके बराबर हो। अर्थात विकास हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार से हो सकता है। अर्थात विकास बुद्धि में, शारीरिक क्षमता में, लंबाई में, मानसिक क्षमता में भिन्न प्रकार का हो सकता है। तो इस तरह से विकास में व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है विकास क्रम की एक रूपता। विकास क्रम की एक रूपता का तात्पर्य क्या है? तो मनोविज्ञान ये कहता है कि जो विकास की सीमाएं होती हैं, विकास के जो अवसर होते हैं, सबको समान मिलता है और सबका विकास उसके शारीरिक बनावट और शारीरिक क्षमता के अनुसार एक रूप समान रूप से होता है। तो ये विकास के क्रम की एक रूपता, अर्थात सभी व्यक्तियों में और सभी बालकों में विकास एक क्रम से शुरुआत होता है और एक गति से चल रहा होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? तो यहाँ पे समझते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें शारीरिक आपका विकास होता है इसमें, और इसके बाद इसमें आपका होता है मानसिक विकास होता है इसमें, इसके बाद आपका आता है संज्ञानात्मक विकास आता है, फिर इसमें आपका क्या आता है तो संवेगात्मक विकास आता है इसमें, फिर इसमें क्या आता है तो नैतिक विकास इसमें आता है, फिर इसमें क्या आता है तो भाषात्मक विकास आता है। तो इस तरह से यह विकास परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थात शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, ये सभी विकास होंगे तो उसका नैतिक विकास होगा, सभी विकास होंगे तो भाषात्मक विकास भी होगा। अर्थात ये सभी विकास एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक ये सभी विकास नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये सभी विकास एक दूसरे से जुड़कर होते हैं, इसलिए इसको हम परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। आगे इसमें देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हम लोग का एकीकरण का सिद्धांत। जी देखिए, बहुत से बुकों में ऐसी चीजें लिखी गया है, ऐसी चीजें लिखा गया है कि एक बच्चा है और वो अपने पूरे अंगों को एक बार में संचालित कर देता है, हाथ चलाना स्टार्ट, पैर चलाना स्टार्ट कर देता है, शुरुआत कर देता है, फिर उसके बाद अपने शरीर के एक एक अंगों को चलाना प्रारंभ करता है, जिसे हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात इस तरह से समझा जाए तो एक बालक जब कोई भी गतिविधि करता है तो अपने पूरे शारीरिक अंगों में गति करता है एक साथ, उसके बाद एक एक अंगों को चलाना, हिलाना, डुलाना प्रारंभ करता है, जिसे हम एकीकरण के सिद्धांत में रखते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि कोई बालक एक बार अपने पूरे शरीर शारीरिक क्रिया को संचालित करता है, उसके बाद अपने विभिन्न अंगों को संचालन में लाता है या संचालन करना स्टार्ट करता है या उसको हिलाना डुलाना स्टार्ट करता है, तो ये किस विकास के सिद्धांत में आएगा? तो एकीकरण के सिद्धांत में आएगा। अर्थात एक बार में पूरे अंगों को संचालित किया, उसके बाद शारीरिक के सभी छोटे बड़े अंगों को एक एक करके स्टार्ट करता है। तो इस तरह से एकीकरण के सिद्धांत में आता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसको हम लोग सिरधनुमुखी सिद्धांत बोलते हैं, और इसके बाद हम लोग पश्चिममुखी सिद्धांत बोलते हैं, और इसको हम लोग सिर से पैर की ओर का सिद्धांत बोलते हैं, मस्तकाभिमुखी सिद्धांत बोलते हैं। तो हम समझते हैं इसमें क्या है। तो जैसे आपको बताना चाहेंगे, जब एक क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ये पूछता है कि गर्भावस्था में सबसे पहले किस चीज का निर्माण होता है? तो गर्भावस्था में सबसे पहले बालक के मस्तिष्क का निर्माण होता है।
बालक का सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इस तरह से मस्तिष्क का निर्माण हुआ, इसके बाद आँख, इसके बाद मुख, इसके बाद इसके धड़ का, इसके बाद इसके शरीर का, इसके बाद ये हाथ, और अंत में सबसे क्या स्टार्ट होता है तो पैर होता है। तो ये हुआ आपका आँख, मुख, इसके बाद धड़, इसके बाद हाथ, इसके बाद पैर हुआ। तो विकास की दिशा का सिद्धांत यही कहता है कि सिर से पैर की ओर विकास। तो क्वेश्चन आता है कि गर्भावस्था में सबसे पहले किस अंग का विकास होता है या किस अंग का निर्माण होता है बालक का, तो मस्तिष्क का होता है। और इस क्रम में बच्चे का निर्माण होता है गर्भावस्था में। ठीक जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद बच्चे का विकास भी इसी क्रम में होता है। तो यहाँ पे सिर पदाभिमुख सिद्धांत, सिर से पैर की ओर सिद्धांत, एक इसमें दिया समीप दूराभिमुख सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर का मतलब ये है कि बच्चा का ये जो पीछे का भाग होता है यहाँ से और चारों तरफ विकास इसका होता है। पैर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी होगा, अर्थात इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और बैक साइड में भी होगा। अर्थात केंद्र से, पीछे साइड से लेके, केंद्र से लेके चारों तरफ विकास होता है, जिसे हम केंद्र से बाहर की ओर का विकास कहते हैं। तो इस तरह से विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। अर्थात विकास की दिशा के सिद्धांत की डेफिनेशन क्या है, तो बच्चे का जो विकास मस्तिष्क से पैर की ओर होता है उसे हम विकास की दिशा के सिद्धांत में रखते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जी दोस्तों, जैसे बच्चा क्या होता है जब 2 से 2.5 साल का होता है या 3 साल का होता है तो बच्चे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखी जाती है। बच्चा कुछ चीज़ों को जल्दी से कैच कर लेता है, जल्दी से लर्न कर लेता है, याद कर लेता है, बातों को सुन के याद कर लेता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप ये अनुमान लगाते हैं कि एग्जाम्पल दैट कि आप अनुमान लगाते हैं कि मैं अपने बच्चे को टेक्निकल चीज़ पढ़ा सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, या मेरा बच्चा अगर इस 2-2.5 साल में इतना ग्रोथ किया है तो 12 साल में इतना हो सकता है। इसकी एक्टिविटीज ऐसी है तो हो सके कि हम भविष्य में इसको ऐसा बना सकते हैं। तो इस तरह से विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। वो बच्चे के 2 से 2.5 साल 3 साल के बीच की प्रतिक्रियाओं, शारीरिक प्रतिक्रियाओं और बुद्धि और उसके जो विचार या जो बोलने के तरीके हैं, जो उसकी क्रिया है, उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा बच्चा किस ओर विकास करेगा। ओके, लास्ट वाले सिद्धांत में आते हैं। विकास और वृद्धि की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण पर आधारित होती है। जरा इसको समझते हैं, वंशानुक्रम क्या होता है। तो वंशानुक्रम जैसे यहाँ पे माता और पिता के गुण बेटे में या पुत्र में या बालक में हस्तांतरित होते हैं। अर्थात इस तरह समझते हैं कि माता पिता का संयुक्त रूप से गुण पुत्र या बालक में चला जाता है या हस्तांतरण होता है। इस प्रक्रिया को हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब यहाँ पे वातावरण के बारे में समझते हैं। तो जो वंशानुक्रम, यहाँ से जरा समझते हैं भैया, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे माता हो गई और यहाँ पे पिता हो गए, पिता में XY, माता में XX। अब क्या होता है कि ये गुणसूत्रों की मतलब संख्या इसमें कितना होता है, तो 23 गुणे 2 बराबर कितना हो गया भैया 46, और इसमें हो गया 23 गुणे 2 बराबर 46। अर्थात दोनों में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर बाय द वे कभी ऐसी भी चीजें होती हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कम होने की वजह से बच्चे में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो आपको बतलाना चाहेंगे कि वर्धनता एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि अनुवांशिक लक्षण की बीमारी है। तो वर्धनता जैसे रोग का हस्तांतरण माता पिता या पिता को हुआ या तो माता को, तो कहीं ना कहीं वो अगर इनके गुणसूत्र के डिसमिस होने की वजह से बच्चे में वो लक्षण चले जाते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, तो वंशानुक्रम। अर्थात कुछ गुण माता पिता के या वह गुण जो माता पिता से बच्चे में प्रवेश करता है, बच्चे में चला जाता है, जिसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब वातावरण का यहाँ पे भूमिका क्या है, तो जैसे कुछ वंशानुक्रम के लक्षण ऐसे होते हैं जो बच्चे के विकास में बाधा होते हैं, तो वहां पर हम उसको उचित वातावरण देकर क्या करते हैं, उसकी विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं।
लेकिन कुछ वंशानुक्रम के लक्षण ऐसे होते हैं जो कि उसके विकास की प्रक्रिया में अधिकतम होने पर बाधा पहुंचाते हैं। फिर भी तब भी हम वातावरण का प्रयोग करके अर्थात उचित वातावरण देकर वंशानुक्रम की उस समस्या का निदान करते हैं, अर्थात जो अधिकतम रूप से हो जाती है बच्चे के विकास में बाधा डालती है। तो एक लाइन में ऐसे समझते हैं कि वंशानुक्रम चाहे कम हो चाहे अधिक, और जिससे समस्या बालक के विकास में होती है, तो उस समस्या का निदान हम उचित वातावरण देकर उस समस्या के अनुसार बालक का विकास करते हैं। तो यहाँ पे जरा समझते हैं दोस्तों, वाटसन का एक वक्तव्य है कि हमें बालक पैदा करके दे दो, वातावरण के अनुसार जैसा चाहे वैसा हम वातावरण से बना सकते हैं। तो यहाँ पे वाटसन का कहना यही है कि वंशानुक्रम तो विकास और वृद्धि में भूमिका निभाता ही है, लेकिन जब विकास नहीं होता और या तो वृद्धि रुक जाती है या तो विकास रुक जाता है, तो हम उचित वातावरण देकर हम बच्चे को उस रूप में विकास कराते हैं। तो इस तरह से विकास और वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण पर आधारित क्रिया है। थैंक यू सो मच। आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। अगला मनोविज्ञान का हम जो टॉपिक लेके आएंगे विकास का ही होगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हम जरूर उम्मीद करते हैं कि आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अधिक से अधिक लोगों को ये चीज़ें बताएं कि हम ऑनलाइन हैं और आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि CTET में आने वाले सितंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो आपको बेहद अच्छी मदद मिले। क्योंकि कोरोना काल से बहुत से बच्चे पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, तो ये हमारा उनके तक ये महत्वपूर्ण तथ्यों को पहुंचाना, ये हम टारगेट रखें, लक्ष्य रखें। तो इसमें आप सहयोग करिए कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। सृजन एकेडमी की तरफ से आपको धन्यवाद। मैं प्रवीण सर, थैंक यू सो मच।